हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शाइन स्टडी पॉइंट। कैसे हैं आप लोग? तो आज की वीडियो जो है वो होने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज मैं इसमें एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम के ही अंतर्गत जो एक टॉपिक आता है उसके रिगार्डिंग मैंने ये पूरी वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो में कनेक्ट रहिएगा स्टार्टिंग टू एंड, ताकि एक एक पॉइंट आपको समझ में आए। स्किप करने से आपकी कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक, कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट जाएगा और फिर बाद में बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि ये डाउट है, इस तरीके का डाउट है। तो प्लीज़ पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर्स बाकी के नहीं देखे हैं, प्लीज़ वो स्टार्टिंग से लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने सारे चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लाइन वाइज रिकॉर्ड किए हैं और लाइन वाइज ही पोस्ट कर दिए हैं। एक भी चैप्टर, एक भी टॉपिक नहीं छूटा है। तो प्लीज़ पहले स्टूडेंट वो वाले टॉपिक्स देख ले जिसमें मैंने कंपनी क्या होती है, कंपनी में क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी क्लियर कर दी है पहले ही। तो ये लेक्चर 5 है कंपनी लॉ का। कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का 5th लेक्चर है। चैप्टर 4th रहेगा आपका कंपनी लॉ का। हमने पूरी सीरीज तैयार की है जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस हम कवर अप करवाने वाले हैं। तो चलते हैं, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे और क्या पॉइंट पढ़ेंगे। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं प्रविवरण, मीन्स प्रोस्पेक्टस, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और क्या ही कंटेंट होता है। मीन्स इसको कैसे बनाया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट बनाने में भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो सारी डिटेल मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि प्रोविवरण क्या होता है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है। जब आपने एग्जाम्पल के तौर पे जब आपने बीकॉम में एडमिशन करवाया था, जिस भी कॉलेज से हो आप, जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, तो आपने पहले उसका प्रोस्पेक्टस देखा होगा। प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कि कौन से कोर्सेज उसमें अवेलेबल है, उस कोर्स में कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है, उस सब्जेक्ट में कौन कौन से डिटेल में टॉपिक्स अवेलेबल है। उसके बाद ही फिर आपने ये भी चेक किया होगा कि उसकी फीस क्या है, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। तो सारी चीज़ें उस कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में होती है। तो उसी तरीके से कंपनी का भी अपना प्रोस्पेक्टस होता है कि आपको जिस टाइप की जिस तरह की कंपनी आपको बनानी है, जिस तरह की कंपनी को आपको आगे डेवलप करना है, आगे उसको विकसित करना है या ग्रो करना है, तो उसमें कितने पैसे लगेंगे, वो लॉन्ग टर्म के लिए होगी या शॉर्ट टर्म के लिए होगी, वो लंबे मतलब वो बड़े पैमाने पे आप उसको खोलने वाले हैं कि छोटे पैमाने पे, वो सारी चीज़ें उस प्रोस्पेक्टस में होती है, ठीक है। तो वी हैव टू लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्रोस्पेक्टस होता क्या है। तो चलते हैं, पढ़ते हैं प्रोस्पेक्टस की मीनिंग क्या होती है, ठीक है। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कॉलेज का प्रोस्पेक्टस अलग होता है और कंपनी का प्रोस्पेक्टस अलग होता है। तो निवेशक कंपनी में पैसा लगाने से पहले ये जानना चाहते हैं कि वे कंपनी क्या करेगी, वे कितनी पूंजी जुटा रही है, उसके प्रवर्तक कौन है, उस उपक्रम की क्या जोखिम है, यदि कंपनी पुरानी है तो उसका पिछला इतिहास क्या है, इत्यादि। इन सब की जानकारी मिलती है और कंपनी के प्रविवरण में, ठीक है। तो हमने जो भी कंपनी ओपन की है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर मैंने कोई कंपनी इलेक्ट्रॉनिक के बेसिस पे या मोबाइल फ़ोन के लिए कंपनी खोली है, तो उसमें मैंने प्रोस्पेक्टस बनाया होगा, कैटलॉग बनाया होगा कि हमारी कंपनी क्या क्या करती है। तो उसमें लिखा होता है कि हमारी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो ये, मतलब एक पूरा लेखा जोखा होता है उसमें हमारी कंपनी के प्रोस्पेक्टस में, कि हमने कितनी कैपिटल लगाई है, ठीक है, कौन कौन निवेशक है, वो कंपनी में क्या क्या जोखिम हो सकते हैं, ठीक है। कंपनी पुरानी है तो उसका इतिहास क्या है, मीन्स कि कितने साल पुरानी है, कितने सालों से काम कर रही है, ये सब कुछ उसमें लिखा होता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर आंख बंद करके किसी भी कंपनी में पैसा नहीं लगा सकता, ठीक है। तो कोई भी इन्वेस्टर जो नया इंसान होता है, नया शेयर होल्डर हो या इन्वेस्टर हो या कोई भी ऐसा इंसान जो कंपनी से जुड़ रहा है, वो पहले चेक करेगा वो कंपनी जेन्युइन है या फेक है,
क्योंकि आज की दुनिया में हर चीज़ एआई पे चल रही है और फेक चल रही है। 80% चीज़ें जो हैं वो फेक है। तो इससे पहले कि वो फेक हो, कंपनी को पता होना चाहिए कि वो कंपनी कर क्या रही है, कंपनी के क्या क्या उद्देश्य हैं और क्या क्या पूंजी है, वो कहाँ कहाँ पूंजी अपनी निवेश करती है, उनको पैसा कितने ज़रूरी है, कि मेरे पैसों से सिर्फ उनका काम चल जाएगा। तो वो सारी चीज़ें उस प्रोस्पेक्टस में ऑलरेडी लिखी होती है, ताकि वो इन्वेस्टर को पकड़ा दी जाती है कि आप पढ़ लीजिए और कोई इशू नहीं। फिर निगमन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद कंपनी पूंजी प्राप्त करने की व्यवस्था करती है। प्रविवरण का जारी किया जाना कंपनी के निर्माण के संबंध में सबसे अधिक व्यवहारिक एवं महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, जब कंपनी बनाई जाती है तो सबसे बेस्ट और सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो यही होती है कि प्रविवरण। ठीक है, उसका कैसा प्रविवरण होना चाहिए वो चीज़ें। तो प्रविवरण आपको समझ में आ गया कि प्रोस्पेक्टस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखो मैंने लिखा है कि एक पब्लिक कंपनी व्यापार प्रवाह मतलब शुरू करने के लिए अंश पूंजी प्राप्त करती है, मतलब इक्विटी शेयर्स। आपको पता है इक्विटी कैपिटल्स होते हैं। पूंजी को या तो निजी साधनों से प्राप्त किया जाता है या जनता से, या तो वो क्या कर सकती है कि निजी साधनों मतलब या तो वो अपने प्राइवेट जो भी इक्विपमेंट हो या जो भी रिसोर्स हो उसके थ्रू वो पैसे इकट्ठा कर सकती है, या फिर जनता को शेयर बेच के कर सकती है। ठीक है, जनता से पूंजी एकत्र करने के लिए निमंत्रण पत्र मतलब शेयर एप्लीकेशंस दी जाती है ना, कि हमने इतने शेयर इशू किए हैं, निर्मित किया जाता है और तकनीकी भाषा में प्रविवरण कहा जाता है। ठीक है, कंपनी के अधिनियम के अंतर्गत प्रविवरण को निर्मित करने का अधिकार केवल अंश पूंजी वाली पब्लिक कंपनी को ही होता है। ये ध्यान रखना कि प्रविवरण कौन जारी कर सकता है, जो अंश पूंजी वाली कंपनी पब्लिक कंपनी होती है, क्योंकि पब्लिक कंपनी ही सबको बांट सकती है ना। प्राइवेट कंपनी को तो लिमिटेड होता है कि वो अपने शेयर्स पब्लिक को नहीं बेच सकती है, तो वो अपने पैसे जो है वो निजी तरीके से ही इकट्ठा करती है, चाहे वो निवेशक से हो या फिर कहीं से भी हो। मगर जो पब्लिक कंपनी होती है, जो सार्वजनिक कंपनियां होती हैं, वो अपनी कितनी भी अंश पूंजी, कितनी भी इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशन दे सकती है और उस पर पैसा इकट्ठा कर सकती है। ठीक है, अब है कंपनी का आशय क्या है, मतलब इसका मीनिंग क्या है। मैंने अभी तक बताया कि प्रविवरण ज़रूरी क्यों होता है और कहाँ कहाँ पे लगता है। ठीक है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है मैं ये बता देती हूँ। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा के अनुसार, ये ध्यान रखना अगर आप कुछ भी लिख रहे हो तो ये ज़रूर लिखना, ये वर्ड, ये वाक्य, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा आपको याद हो ना हो कोई इश्यू नहीं है, बट ये लिखना कंपलसरी होता है। ठीक है, कंपनी का प्रविवरण का आशय किसी प्रपत्र से है, प्रपत्र मतलब डॉक्यूमेंट से है, जिनका वर्णन या निर्माण प्रविवरण के रूप में किया जाता है। ठीक है, क्या है प्रविवरण का आशय क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। प्रविवरण एक डॉक्यूमेंट होता है जिसका वर्णन निर्माण प्रविवरण के रूप में किया जाता है, मतलब उसको जब हम कुछ बनाते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं। मतलब जैसे हमने कंपनी ओपन करनी है तब प्रविवरण की ज़रूरत पड़ती है ना, उस तरीके से। ठीक है, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग मीनिंग दिए हैं, अलग अलग तरह के दिए। देखो लिखा है, जैसे दूसरे शब्दों में कंपनी के अंश खरीदने के लिए जनता को दिए जाने वाला निमंत्रण प्रविवरण कहलाता है। अब देखो, जब हम शेयर एप्लीकेशन पब्लिक में देते हैं कि हमने इतने शेयर्स अलॉट करने हैं, जिसे खरीदने हैं वो खरीद सकते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक अपना प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ेगा, जिसमें हम अपनी कंपनी के बारे में पूरी डिटेल लिखें, ताकि जो पब्लिक हमसे शेयर खरीद रही है उसे पता होना चाहिए कि कंपनी कर क्या रही है। तो आजकल तो वेबसाइट्स हैं, तो लोग वेबसाइट के थ्रू जाके सारा कुछ उसमें लिखा रहता है, कैटलॉग्स होते हैं, कंपनी क्या करती है, कंपनी का सारा चिट्ठा जो होता है शुरू से लेके अंत तक, और कंपनी किस चीज़ पे बेस है, कंपनी कितनी पुरानी है, वो सारा कुछ उसमें लिखा रहता है। तो वो नॉर्मली ईजिली जाके उस डॉक्यूमेंट पे देख लेते हैं। ठीक है, तो आजकल बड़ी चीज़ नहीं है, वेबसाइट है, हर छोटी से छोटी कंपनी भी अपनी वेबसाइट बना कर रखती है जो गूगल पे रहती है, तो नॉर्मल लोग जाकर उसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ें सारी लिखी हुई हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल दीजिएगा, मैं बता दूंगी आपको। फिर है इसका उद्देश्य क्या होता है। मैंने जैसे बताया, उद्देश्य आप अगर लॉजिकल बात है, मैं पढ़ाने
पढ़ने से पहले आपको एक बता देती हूँ, मैंने अभी आपको बताया इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्यों प्रविवरण बनाया जाता है। इसलिए कि अंशधारियों को वो मिले, वो उसके बारे में जाने और कंपनी पे ट्रस्ट कर सके। ठीक है, तो अब देखो यहाँ लिखा है जैसे अंशों, ऋण पत्रों व किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करना। सबसे पहला का उद्देश्य जो है यही है कि जो जब अंश को आमंत्रित मतलब एप्लीकेशन जब दी जाती है, क्योंकि शेयर जब वो किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं, उस वक्त हमें ये देना ज़रूरी होता है। फिर उन शर्तों का लेखा रखना जो जनता को अंशों, ऋण पत्रों व किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियों को खरीद निर्धारित की गई हो। ठीक है, ये घोषित करना कि संचालक कण कंपनी के प्रविवरण तथा उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं। प्रोस्पेक्टस में देखो बहुत सारे नियम जो है, जो कंपनी जिस बेसिस पे है या जो वो फॉलो करती है, वो भी उसमें लिखा रहता है। तो अगर जब इक्विटी शेयर जो बंदा खरीद रहा है, अगर उसने वो पढ़ लिया और अगर उसके अकॉर्डिंग वो शर्त नहीं है तो वो नहीं खरीदेगा। अगर वो प्रोस्पेक्टस नहीं पढ़ेगा, उसे पता ही नहीं है कि क्या टर्म कंडीशंस है, और वो इक्विटी शेयर खरीद लेता है, फिर बाद में उसे किसी भी तरीके की हानि होती है, तो उसके लिए वो जिम्मेदार होगा। और कंपनी की ये जिम्मेदारी है कि वो प्रोस्पेक्टस दे, ताकि कोई भी क्लाइंट हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे कोई भी बंदा हो जो कंपनी से जुड़ रहा है, उसे हर चीज़ें पता होनी चाहिए कंपनी के बारे में, तभी वो शेयर खरीदे, ताकि बाद में उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, प्रविवरण पर तारीख दर्शाना, तो उस पर प्रोस्पेक्टस पे डेट भी रहती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कंपनी द्वारा उसकी ओर से निर्गमित प्रविवरण पर तिथि अवश्य चाहिए, ये तिथि ही उसके निर्गमन की तिथि मानी जाती, तो उसमें डेट वगैरह भी मेंशन होती है। अब प्रविवरण का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? ठीक है, सिर्फ बना लेने से तो होता नहीं, रजिस्टर भी कराना पड़ता है। तो संचालक के हस्ताक्षर के बाद रजिस्ट्रार के पास भेजना। ये ध्यान रखना, संचालक जो भी उसको कर रहा है, मतलब जो ही, चाहे वो ऑनर हो, चाहे जो भी उसको सीईओ हो, जो भी है, उस कंपनी के जो बड़े पोस्ट पे लोग होते हैं, वो उस पर साइन करते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रार के पास जाता है। वो कोई भी प्रविवरण एक कंपनी के द्वारा या कंपनी की ओर से तब तक जनता को निर्गमित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके प्रकाशन की तारीख पर या उससे पहले उसकी एक प्रतिलिपि प्रत्येक ऐसे संचालक द्वारा हस्ताक्षरित ना हो जिनका नाम प्रविवरण पे दिया हो, या ये प्रति रजिस्ट्रार के पास भेज दी गई संचालक को। ठीक है, तो ये एक तरह से ये है कि कोई भी प्रोस्पेक्टस जो होता है, प्रोस्पेक्टस पे ये भी शो रहता है कि कितने इन्वेस्टर्स है, कौन से संचालक है, उनके साइन होते हैं, तो वो पता चल जाता है कि भाई ये सारे इन्वेस्टर हैं, उनका नाम भी उस पर मेंशन होता है, और वो जाके रजिस्टर होते हैं, रजिस्ट्रेशन मतलब जहाँ कार्यालय होता है वहाँ जाके उसको रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। ठीक है, फिर है कुछ प्रपत्रों को इसके साथ भेजना। प्रविवरण की रजिस्ट्रार को भेजी जाने वाली प्रतिलिपि के साथ निम्नांकित, देखो अब कौन से इसके साथ डॉक्यूमेंट जाते हैं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं कराना ना, इसके साथ डॉक्यूमेंट भी भेजना है। तो कौन से डॉक्यूमेंट जाएंगे इसके साथ, ये देख लेते हैं हम। ठीक है, देखो ये फर्स्ट है, यदि किसी विशेषज्ञ की सहमति की आवश्यकता है तो उस विशेषज्ञ की सहमति संकलन होनी चाहिए। मतलब वो भी जैसे डिक्लेरेशन पेपर होता है ना कि भाई इसका डिक्लेरेशन होना चाहिए, तो वो होना चाहिए। जैसे अगर कोई विशेषज्ञ क्योंकि अगर हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट उसमें बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो थोड़ा रेयर टाइप का है, जिसमें विशेषज्ञ की ज़रूरत होती है, तो वो उसमें वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक बता रही हूँ, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है, हेयर प्रोडक्ट है, कोई स्किन प्रोडक्ट है, तो उसमें क्या है, अगर आपने मेंशन किया है कि ये डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा वेरीफाइड है, तो क्या आपको साइन वहाँ रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा ना, कि भाई उसके थ्रू उसका साइन करवाना पड़ेगा। आपके बोलने से तो हो नहीं जाएगा, आपके बोलने से तो हो नहीं जाएगा कि डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा है या किसी विशेषज्ञ द्वारा है या कुछ भी है, तो वो वहाँ पे साइन होनी चाहिए और उसके द्वारा डिक्लेरेशन प्रूफ होना चाहिए उस चीज़ का। फिर यदि प्रविवरण को साधारण रूप में निर्मित किया गया है तो उस अनुबंध की प्रतिलिपि जिसके आधार पर प्रबंध संचालक की नियुक्ति हुई है, ठीक है, जो भी है, मतलब जिस भी डॉक्यूमेंट पे उसके साइन चाहिए जिसने संचालक की नियुक्ति की है। फिर अन्य ऐसे अनुबंधों की प्रतिलिपि जो कंपनी के साधारण व्यवसाय का व्यवहार ना हो। ठीक है, फिर यदि प्रविवरण में कानूनी सलाहकार हो, अंक प्रेक्षक हो, पृष्ठकर, बैंकर, दलाल के नामों का उल्लेख किया गया हो,
तो उनकी लिखित सहमति भी प्रविवरण के साथ, मतलब जो जिसका भी नाम आप मेंशन कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट में उसका साइन चाहिए या उसकी सहमति चाहिए, उस तरीके का डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन पेपर चाहिए होता है, ठीक है। ताकि बाद में ये ना कहे क्लाइंट को कोई कि भाई क्लाइंट कि भाई आपने ये दिया था, ये पेपर था नहीं। प्रपत्रों उसके बिना रजिस्ट्रेशन होता नहीं है। फिर है प्रपत्रों के संख्या की संबंधी अनुबंध की एक प्रति, मतलब नंबर की। फिर है प्रविवरण के साथ अंश खरीदने के लिए आवेदन पत्र की प्रति। तो बहुत सारे इसमें डॉक्यूमेंट लगते हैं, ठीक है, सॉरी, बहुत सारे इसमें डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि हर एक चीज़ का डिक्लेरेशन होना चाहिए। फिर है प्रविवरण के मुख्य पृष्ठ पर प्रविवरण की प्रतिलिपि रजिस्ट्रार के पास भेजे जाने की सूचना का दिया जाना, ठीक है। मुख्य पृष्ठ पर प्रविवरण की प्रतिलिपि होनी चाहिए, मतलब साइन होनी चाहिए। प्रतिलिपि होता है रजिस्ट्रार के पास भेजे जाने की सूचना दिया जाना। प्रत्येक प्रविवरण के मुख्य पृष्ठ पर निम्न सूचनाओं का उल्लेख। अब देखो पहले पेज पे क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। प्रविवरण की एक प्रतिलिपि रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन के लिए भेजी जा चुकी है, मतलब उसका एक प्रतिलिपि, मतलब एक पेपर, क्या एक पेपर, मतलब एक कॉपी उन्होंने अपने पास रखी है और एक कॉपी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में भेज दी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। फिर है उन प्रपत्रों की सूची जिन्हें प्रविवरण की प्रतिलिपि के साथ रजिस्ट्रार के पास भेजा जाना आवश्यक है। तो ये सारी डॉक्यूमेंट उनको चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंट आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरीके से पढ़ सकते हैं, आराम से अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। और कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना कमेंट डाल दीजिएगा और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी टाइम से अपनी स्टडी कंप्लीट कर ले और पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप कर ले, ठीक है। ताकि हम लास्ट टाइम में सिर्फ रिवीजन करने के लिए ही टाइम बचाएं और अपने टाइम को मैनेज कर पाएँ, ओके। तो चलते हैं। अब सेकंड क्या है, सेल्फ प्रविवरण। तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है। यदि कोई कंपनी एक निर्धारित अवधि में अलग अलग समय पर एक से अधिक बार प्रतिभूतियां जनता को प्रस्तावित करती है, इसका मतलब ये है कि एक टाइम लिमिट में, मतलब 1 साल ले लो और फिर 1 साल के अंतर्गत उसने कभी कभी 2 महीने के बाद, कभी 3 महीने के बाद बार बार अपने शेयर इशू किए हैं, ऑफर किए हैं, तो हर बार नया प्रविवरण रजिस्ट्रार के पास दर्ज नहीं कराना पड़ता। मतलब एक ही प्रविवरण है, उसको आप प्रोस्पेक्टस दे सकते हो क्योंकि एक टाइम पीरियड है ना। प्रथम बार दर्ज कराए गए प्रविवरण को एक ही बार प्रविवरण माना जाता है, जिसे सेल्फ प्रविवरण कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना। सेबी द्वारा निर्धारित किसी भी वर्ग की कंपनियां प्रतिभूतियों के प्रथम प्रस्ताव की अवस्था में रजिस्ट्रार के पास सेल्फ प्रविवरण द्वारा दर्ज करा सकती है। सेल्फ प्रविवरण में वे सूचनाएं होती है जो एक प्रविवरण में होती है। इसके उत्तरदायित्व भी सामान्य प्रविवरण के समान ही होते थे, ठीक है। वैधता की अवधि, सेल्फ प्रविवरण की वैधता 1 वर्ष से अधिक की नहीं हो सकती। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर किसी कंपनी ने 1 साल के अंतर्गत, ठीक है, निर्धारित अवधि ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल ही होती है। 1 साल के अंदर अगर उसने हर दूसरे महीने में कंपनी के शेयर इशू किए हैं जनता को, तो उसे एक ही प्रविवरण, एक ही प्रोस्पेक्टस पे वो जारी कर सकता है। उसे बार बार रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी टाइम लिमिट कितनी होती है, 1 वर्ष होती है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। प्रतिभूतियों के प्रथम प्रस्ताव की तिथि से आरंभ होती है, ठीक है। निर्धारित अवधि में दोबारा किए जाने वाले प्रस्तावों के लिए फिर से प्रविवरण जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि सेल्फ प्रविवरण दर्ज कराने वाली कंपनी यदि निर्धारित अवधि में समय समय पर और प्रतिभूतियां प्रस्तावित करती है तो उन्हें हर बार रजिस्ट्रार के पास नया प्रविवरण दर्ज नहीं कराना पड़ता है, ठीक है। तो ये पहले ही आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपकी जो प्रविवरण है वो किस टाइप की है, सेल्फ प्रविवरण है या सामान्य है, तो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर सामान्य होगा तो फिर बार बार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। इसमें ये फ़ायदा है कि अगर 1 साल के अंदर और पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप फिर से अपने शेयर इशू कर सकते हैं, ठीक है। फिर है रेड हेरिंग प्रविवरण। रेड हेरिंग प्रविवरण क्या होता है। तो जो कंपनियां प्रतिभूतियां जनता को प्रस्तावित करने का विचार रखती है प्रविवरण जारी कर सकती है, ठीक है। तो
मतलब इसका मतलब ये है, देखो, रेड हायरिंग प्रवीण को जनता को प्रतिभूतियां प्रस्तावित करने दिन पहले रजिस्ट्रार के पास दर्ज कराना होता है। मतलब रेड हायरिंग मतलब रेड अलर्ट टाइप होता है ना, कि हाँ पहले से अलर्ट दे दिया, तो वही चीज़ है कि जनता को प्रतिभूति प्रस्तावित करने से पहले उन्हें रजिस्ट्रार के पास भेजना पड़ता है। प्रविवरण जारी करने से पहले रेड हायरिंग या अभिधान सूची आरंभ होने से कम 3 विषय सामग्री लगती है। क्या है रेड हायरिंग प्रविवरण में वह सूचनाएं दी जाती है इसके उत्तरदायित्व भी प्रविवरण के समान ही होते हैं, परंतु इसमें जारी की जा रही प्रतिभूतियों की मात्रा मूल्य नहीं दिखलाया जाता। मतलब इसमें ये बताया नहीं जाता कि आप कितना कर रहे हैं, आपकी मर्जी जितना भी कर सकते हैं, आप कितने भी प्राइस में कर सकते हैं। रेड हायरिंग प्रविवरण का प्रयोग वास्तविक प्रविवरण जारी करने से पहले नोटिसों, गश्ती पत्रों, विज्ञापनों आदि के माध्यम से जनता के बीच प्रचार दिया जाता है। अब इसमें यह होता है कि जब हम शेयर इशू करते हैं तो उससे पहले हमें एक नोटिस जारी करना पड़ता है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू हो, चाहे वो हम किसी टैम्पलेट के थ्रू दे, या फिर नोटिस जारी कर दे कि भैया ये इस कंपनी के इतने शेयर्स इशू होने जा रहे हैं, तो जिसे खरीदना है वो आके खरीद सकता है। वहाँ पे डेट मेंशन कर देते हैं, प्रोस्पेक्टस दिखा देते हैं, तो उनके लिए इजी हो जाता है। फिर है हेयरिंग प्रविवरण में दी गई सूचनाओं से कोई भिन्नता होती है, इसके मुख्य प्रविवरण रेड हायरिंग महत्वपूर्ण ढंग से दिखलाया जाता है। हेयरिंग प्रविवरण क्यों जारी किया जाता है, अब यहाँ पे ये देखो क्यों जारी किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आ सकती है आपके एग्जाम में, मैंने इसलिए इसको अलग से कर दिया है, पढ़ लीजिएगा। हेयरिंग प्रविवरण मतलब रेड हेयरिंग प्रविवरण क्यों जारी किया जाता है, इसका क्या उद्देश्य होना चाहिए। रेड हायरिंग प्रविवरण जारी करने का उद्देश्य ये अनुमान लगाना है कि प्रस्तावित प्रतिभूतियों को किस मूल्य पर और किन शर्तों पर जारी किया जाए। इसका उद्देश्य जारी किए जाने वाले प्रतिभूतियों की मांग का अनुमान लगाना होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब देखो नॉर्मल प्रविवरण हो या फिर सेल्फ प्रविवरण हो, उसमें हमें नहीं पता चलता, मगर इसमें क्या होता है हम पहले से एडवर्टीजमेंट दे देते हैं, पहले से नोटिस दे देते हैं, तो इससे क्या होता है हमारे पास उनके मतलब उनके आप बोल सकते हैं आगे से मैसेज आते हैं, आगे से उनकी नीड आती है कि भाई हमें लेना है, उससे हम एक डाटा तैयार कर लेते हैं कि भाई इतने बंदों को हमारे शेयर्स खरीदने हैं, वो इतने इच्छुक है, इतने ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको अगर एक बात बताया, अगर कोई इंसान आज की डेट में किसी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, ठीक है, कोई भी बंदा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, चाहे वो शिल्पा शेट्टी हो, चाहे वो मतलब बहुत बड़ी लोग हैं जो अपने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, तो इससे क्या हो वो एडवर्टीजमेंट कर रही है, नोटिस जारी कर देगी अगर वो कि हाँ भाई इतनी तारीख से सेल आने वाली है, तो क्या होगा मैसेज पे मैसेज आएंगे, कॉल पे कॉल आएंगे, इंक्वायरीज आएगी कि भाई मुझे लेना है, मुझे इतने प्रोडक्ट्स चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो पहले से उनके पास एक डाटा तैयार हो जाता है कि हमारे पास इतने क्लाइंट्स हैं, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग अपने शेयर्स का प्राइस रखते हैं। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर अपने शेयर्स की क्वांटिटी भी रखते हैं आगे। समझ आ गया, तो ये तरीका होता है रेड हायरिंग का। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी पब्लिक कंपनी अपनी प्रतिभूति बेचने के प्रचार के लिए व उनकी मांग बढ़ाने के लिए प्रविवरण जारी करने से पहले रेड हेयरिंग प्रविवरण का जारी कर सकती है। इससे क्या होता है कि वो डिमांड बढ़ा देती है। ठीक है, पहले से अगर आपको पता हो कि वहाँ सेल लगने वाली है, तो आप 10 लोगों को और बता दो कि भाई वहाँ सेल लगने वाली है इतनी तारीख से, वो उसको बता देगा, तो क्या होगा उसकी डिमांड बढ़ जाएगी ना, तो वो उसका प्राइस भी बढ़ा देगा फिर, तो उस तरीके से होता है, तो वो ईजी हो जाता है लोगों के लिए। ठीक है, तो ये हो गया रेड हायरिंग आपका। अब हम चलते हैं प्रविवरण की विषय सामग्री क्या होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट चीज़ है नाम व पता। मतलब अब बहुत सी बात है, अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, मतलब शेयर्स खरीदेंगे या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको पहले पता होना चाहिए वो कंपनी का नाम क्या है, वो कंपनी कहाँ ओपन है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ना, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कंपनी का नाम और पता प्रोस्पेक्टस में लिखना पड़ता है। तो कंपनी के रजिस्टर कार्यालय का पता, कंपनी सचिव, मुख्य वित्त अधिकारी, मतलब जितने भी लोग हैं उसमें सारी चीज़ें मेंशन हमें करनी पड़ती है, हर चीज़। ठीक है, फिर है अभिधान, मतलब कि अभिधान खुलने व बंद होने की तिथियां, आवंटन पत्र कब जारी,
मतलब कि अगर आप शेयर दे रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं, तो आपको ये भी तो लिखना पड़ेगा कि भाई ये शेयर इतने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया जिसकी किसी ने सेल रेड हायरिंग में क्या हुआ, सेल का हो गया, ठीक है, क्या हुआ, किसी ने सेल का कर दिया, ठीक है, अब किसी ने सेल कर दी, अब ये भी तो लिखेगा भाई कि ये सेल इतनी तारीख से इतनी तारीख तक खुली हुई है ना, तभी तो लोगों को पता चलेगा, तभी तो उसके बीच में आएंगे, नहीं तो वो हम बस लिख देंगे कि सेल, तो नहीं, ये तो पता ही नहीं चलेगा कि सेल कब से कब तक है, कितने टाइम तक होगी, ठीक है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें वो सारा चीज़ लिखा होता है कि कब कब जारी हो रहे, कब डेट है, ठीक है, चुकाई गई राशि कब वापस की जाएगी, सारा टाइम लिखना पड़ता है। फिर थर्ड है ये घोषणा की आवंटन पत्र या आवेदन की रकम अभिदान समाप्ति के बाद 15 दिन या सेबी द्वारा निर्धारित और कम समय के अंदर आवेदकों को भेज दी जाएगी। यदि ऐसा ना हुआ तो आवेदन की रकम तुरंत लौटा दी जाएगी और या ना होने पर आवेदकों को विलंब की अवधि के लिए 15% दर से ब्याज दिया जाएगा। यह घोषणा मतलब आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी कि भाई अगर आपका टाइम लिमिट पूरा हो जाता है तो इतने दिनों में पैसे मिल जाएंगे, नहीं हुआ तो कैसे कैसे आपको वो लोग क्षतिपूर्ति देंगे, या कैसे आपको सारी चीज़ें उसमें मेंशन वो लोग पहले ही करना पड़ता है प्रोस्पेक्टस में। फिर है संचालक मंडल द्वारा वेतन के निर्गमन से प्राप्त पैसे किसी प्रत्येक बैंक खाते में रखे जाएंगे और पिछले निर्गमन से प्राप्त राशियों का विवरण, जिनका प्रयोग हो गया है वो, जिनका प्रयोग नहीं हुआ है, सारा उसमें विवरण देना पड़ेगा उनको। फिर फिफ्थ है अभिगोपन, निर्गमन के अभिगोपन मतलब का ब्यौरा, अभिगोपकों का नाम, मतलब जितने भी लोग हैं उसका सबका नाम, उसके पैसे सारा उसमें मेंशन होना चाहिए। सहमति मतलब जो भी लोग हैं उसमें उसकी सहमति भी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि बस कर दिया, सहमति तरीके से होना चाहिए, किसी से ज़बरदस्ती कुछ नहीं करवा सकते हम, ठीक है। फिर इस प्रविवरण निर्गमन का आवश्यक ना होना, नॉट नेसेसरी टू इशू प्रोस्पेक्टस, निम्न दशाओं में प्रविवरण का निर्गमन करना आवश्यक नहीं है। कब कब हम प्रोस्पेक्टस नहीं लागू कर सकते हैं वो चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा प्रोस्पेक्टस ही इशू करें। जब प्रतिभूतियों विद्यमान सदस्यों या ऋण पत्रधारियों को दी जाती है, ठीक है, मतलब जो ऑलरेडी हमारे पास का एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं या ऋण पत्रधारी, मतलब ऑलरेडी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं या फिर आपके क्लाइंट्स हैं, मतलब जो पहले से जुड़े हुए हैं कंपनी से, उसके लिए हमें प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करना पड़ता क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता है कि सारी चीज़ें, कि क्या कंपनी कब बनी कब नहीं बनी, उनके क्या क्या उद्देश्य हैं, सारा उन्हें पहले से पता होता है ना। जब ऐसी प्रतिभूतियों का निर्गमन होता है जो पहले निर्गमित की हुई प्रतिभूतियों से पहले पूर्णतः मिलती जुलती है और जिन पर मान्यता प्राप्त स्टॉक विनिमय में व्यवहार किया हो, देखा, स्टॉक एक्सचेंज में वो पहले ही इश्यू हो गई, मतलब जैसे कि कोई ऐसा प्रतिभूति है, ऐसी चीज़ है, मतलब ऐसा शेयर है जो ऑलरेडी इशू थी फिर उसको इशू कर दिया गया है, तो उस केस में भी नहीं किया जाएगा। फिर यदि आवेदन पत्र ऐसे किसी व्यक्ति को यथार्थ आमंत्रण के संबंध में निर्गमित किया गया हो जो प्रतिभूतियों के लिए कंपनी के साथ अभिगमन अनुबंध कर रहा हो, और ठीक है, तो एग्रीमेंट के तौर पे भी, एग्रीमेंट अगर कोई कर रहा है, कोई किसी तरीके का अनुबंध कर रहा है तो भी हमें प्रोस्पेक्टस जारी करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। फिर यदि प्रतिभूतियों को जनता को ना दिया गया हो, अगर प्रतिभूतियाँ जनता को ना देके किसी कंपनी को ही अलॉट करी जा रही है तो भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखो एक स्पेसिफिक लिख दिया गया है यहाँ पे, प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी में परिवर्तन का प्रविवरण निर्गम करना। यदि एक प्राइवेट कंपनी अपने अंतर नियमों को इस प्रकार बदलती है कि उसमें प्राइवेट कंपनी पर लागू होने वाले प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं तो ये पब्लिक कंपनी हो सकती है। ये वो है कि किस तरीके से बता दे रही, जिस दिन ये परिवर्तन किया जाता है उसी दिन से वह एक प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी और उस दिन 30 दिन के अंदर उसे रजिस्ट्रार के पास अपना प्रविवरण तथा स्थानापन्न प्रविवरण दाखिल करना होगा। अब जैसे कि किसी प्राइवेट कंपनी ने पब्लिक कंपनी कर लिया तो उसको 30 दिन के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपना प्रविवरण के साथ, तो वही चीज़ है, प्रतिबंध हटा दिया जाता है। या कोई पब्लिक कंपनी प्राइवेट में जा रही है या प्राइवेट कंपनी पब्लिक में जा रही है तो उसको भी अपना, क्योंकि देखो दोनों में अपने अपने नियम है, अपने अपने
टर्म कंडीशंस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें अपना प्रोस्पेक्टस तैयार करना पड़ेगा और 30 दिन के अंतर्गत जब वो चेंज होता है तो वो रजिस्ट्रार के पास जाके उन्हें प्रविवरण देना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रविवरण में सभी रिपोर्ट दी जाती है जिसका प्रविवरण पहले किया जा चुका है। यदि कोई प्रविवरण उपरोक्त नियमों के विरुद्ध जारी किया जाता है तो कंपनी पर 50,000 रुपये से कम का नहीं जुर्माना लगाया जाए। ठीक है, अगर वो प्रोस्पेक्टस उसके अकॉर्डिंग नहीं जमा करती है तो 50,000 का जुर्माना लग सकता है उन पर। उस व्यक्ति पर जो जानबूझकर ऐसा गलत प्रविवरण जारी करने पर भागी है उस पर 50,000 से लेकर 30 लाख रुपए तक का आर्थिक दंड लगाया जाता है। परंतु यदि वह व्यक्ति ये साबित कर देता है कि मिथ्या प्रविवरण जिस विषय के बारे में है वह बहुत मामूली है तो उसे विश्वास था कि विवरण सत्य था तो उसे उपरोक्त वर्णित दंड से मुक्त कर दिया जाता है तथा कोई भी दंड नहीं दिया जाता। अब देखो इसमें क्या है कि मैंने आपको एक बात बताई कि बाय चांस अगर कोई कंपनी अपनी कंपनी को चेंज कर रही है, पब्लिक से प्राइवेट पे जा रही है या प्राइवेट से पब्लिक पे जा रही है, तो उसे 30 दिन के अंतर्गत अपने उस कंपनी का जो करंट कंपनी चल रही है उनकी उसका प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो वैसा नहीं करती है तो उसे 50,000 का जुर्माना दिया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति गलत प्रविवरण जारी कर रहा है आगे जानते हुए भी तो उसको 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ठीक है, मतलब कंपनी तो खुद नहीं करती है ना, कंपनी के द्वारा लोगों से होता है, संचालकों द्वारा होता है, तो उस पर 30 लाख का जुर्माना अलग मतलब पर्टिकुलर उस इंसान पे लग जाता है, कंपनी पे नहीं लगता है। और अगर वो व्यक्ति ये दिखा देता है कि भाई हमें पता नहीं था, गलती से हो गया, मतलब वो साबित कर देता है सबूतों के साथ, तो उस पर वो केस नहीं चलता है। तो इस तरीके से हमने जाना आज कि जो उसका प्रोस्पेक्टस होता है किसी कंपनी का उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, वो मतलब किस टाइप्स की होती हैं, उसके क्या उद्देश्य होते हैं, क्यों जारी किया जाता है, उसका टाइमलाइन क्या होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आज हमने जानी। तो प्रोस्पेक्टस का हमारा आज टॉपिक भी फिनिश हो गया। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रहती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगी, आपका क्लियर कर दूंगी। और मैंने डिस्क्रिप्शन में इस PDF का लिंक भी दे दिया, आप जाके वहाँ से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो बने रहिए शाइन स्टडी पॉइंट के साथ, इस सीरीज़ के साथ जो कंपनी लॉ के सिलेबस को कवर अप करवा रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।